साल 2016 के मैथ लैक्चर आर्केडर पेपर सॉल्व वाली ये अपनी 6th वीडियो आ। पहलियां 5 वीडियोज़ आप 100 तक सम सॉल्व कर चुके हैं। सो इस वीडियो में फिर हम आप नैक्सट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अगे देखिए, पर्टिकुलर इंटैग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, इसका पर्टिकुलर इंटैग्रल फाइंड करना। तो इसनों आप डी स्केयर प्लस टी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स इस तरह लिख लाँगे। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ CF, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PI ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1/d ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ t ਪਲਸ 1 ਇੰਟੂ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ x। ਤਾਂ ਜੇ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ax ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ d ਨੂੰ a ਭਰ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ e ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ax ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਦੈਨ ਪੁੱਟ d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ d ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ a ਭਰ ਦਾਂਗੇ। सो a -1 है इतने, d ਨੂੰ -1 पुट कर देंगे। ये बन गया 1/1 खत्म हो गया, 1 बन गया e की पावर -x। सो अपने को आ गया पर्टिकुलर इंटैग्रल e रेस टू पावर -x। ऑप्शन नंबर ए आ जाना। तो ये कुछ रूल तुहानूं याद होने चाहिए कि आप की पुट करना होंदा। जिवें एक रूल सीगा, जे इस तरह इत्थे साइन जां कॉस होण, साइन ax होवे ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ cos ax ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ -a ਸਕੇਅਰ ਭਰ ਦੇਈਦਾ। ਪੁੱਟ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a ਸਕੇਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਨਾਲ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆਈਦਾ ਤੇ d ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਦਾ d ਪਲਸ a ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ x ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ 1/d ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ d ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ x ਹੋਵੇ ਜਾਂ x ਸਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, फिर इतने फॉर्मूला ला के इन्हू सॉल्व कर लीदा। फॉर्मूला तुसीं याद रख सकते हो 1 + x की पावर -1 का 1 - x + x स्क्वेयर - x क्यूब, इसकी लोड़ पैंदी रहिंदी। 1/d मतलब हुंदा इंटीग्रेशन। सो ये फॉर्मूला ला के पहला डेरीवेटिव कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन। सो ये अपने 3-4 रूल्स होंगे। जे कल्ला x आ जाए तो फिर सीधा ही डायरैक्ट ही ये काम करना, छोटा कॉमन ले लो, जी भी d की सब तो छोटी पावर दिख रही है ਜਾਂ कोई कॉन्स्टेंट दिख रहा है वो कॉमन ले लो। तो ये कुछ 3-4 रूल्स आ पार्टिकुलर इंटैग्रल फाइंड करने दे। e की पावर ax वेले की करना, sin ax cos ax वेले की करना, तो e की पावर ax नाल जे x का फंक्शन आ जाए फिर की करना। फिर नैक्सट, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ द रूट्स 0 -1 -1 इज। तो किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स है अपने को 0 -1 तो -1। तो आप एक एक करके पुट करके देख लें। रूट्स किवें आते होंगे अपना dy/dx नूं लैमडा पुट कर दो, डबल डेरीवेटिव नूं लैमडा स्क्वेयर, ट्रिपल डेरीवेटिव नूं लैमडा क्यूब प्लस लैमडा। पहला इत्थों देखते हैं रूट किन्ने आ रहे हैं। इत्थों तो प्लस आइटा चले जावांगे आपां, नहीं हैगी पहली। तो सैकेंड फिर लैमडा क्यूब प्लस लैमडा स्केयर। इत्थों आ गए 0 0 तो -1, सैकेंड भी नहीं हो सकता। फिर थर्ड देखते हैं लैमडा क्यूब प्लस 2 लैमडा स्केयर प्लस लैमडा इज इक्वल टू 0, लैमडा कॉमन, ये बन गया लैमडा प्लस 1 का होल स्केयर। इधर फर्स्ट 0 और सैकेंड 0, ये आ गया अपना लैमडा दी वैल्यूज आ गई 0 -1 तो -1। सो ऑप्शन सी अपना करैक्ट आंसर। ऑक्सिलरी इक्वेशन किवें आंदी हुंदी है देखो, इनू ही आप पहला लिख लेने हैं d³ प्लस 2d स्केयर प्लस d तो y करके, फिर इनू d नूं लैमडा भर देईदा। इनू सॉल्व करके आपां जिहड़े भी रूट्स आंदे आ वो आपां नूं गिवन सीगे। सो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर नैक्सट है द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन √p + √q इज इक्वल टू 1। सो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को जे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह दी पूछ सकते, जे तो हुई अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर तो लैग्रेंज मैथड आप यूज़ करते हैं PP + QQ + इज इक्वल टू R की फॉर्म का। फिर तो वह फॉर्मूला होंगे dP/P कर लो, dQ/Q
ਤੇ dz/r ਉੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਜਾਂ ਫਸਟ ਥਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਆ ਜਾਂ ਕਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3-4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਹੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੈਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਹੀ ਹੋਣ, ਨਾ ਐਕਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਓਨਲੀ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ z = ax + by + c, where find b in terms of a from f(ab) = 0। f(ab) = 0 ਰੱਖ ਕੇ b ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ a। ਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ z = ax + by + c। ਬਸ b ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ a, ਵੇਅਰ f(ab) 0 ਆ, √a + √b = 1। p ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a ਰੱਖ ਦਿਓ, q ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ b, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ b ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ √b ਆ ਗਿਆ 1 - √a, b ਆ ਗਿਆ 1 - √a ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਪੁੱਟ ਇਨ 1। ਜਦੋਂ 1 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ax + 1 - √a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਭਰਤਾ। ਦੇਖੋ y ਉਵੇਂ ਹੀ + c, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ b ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ a, ਜਾਂ a ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ b। ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ pq = 1 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ z = ax + by + c, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ b ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ a? p ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a ਰੱਖ ਦਿਓ, q ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ b ਰੱਖ ਦਿਓ, ab = 1, b ਆ ਗਿਆ 1/a, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਅਰਫੋਰ z = ax + 1/a × y + c। ਸੋ b ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ a, ਜਾਂ a ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ b, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ, c ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ p ਤੇ q ਹੋਣ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ p ਤੇ q ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, px + qy + fpq, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ? ax + by + fab। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। MCQ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ z = px + qy + sin pq ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ? z = ax + by + sin ab। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਜੇ ਸਿਰਫ p ਤੇ q ਹੋਵੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੈਰਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ px + f(p), ਇਹ ਹੈਗੀ px + qy + f(pq), ਕਲੈਰਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ MCQ 'ਚ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ (2 y/(d)² = c²। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ? ਇਹ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੀਟ ਫਲੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੀਟ ਫਲੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਪਲੇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1D 'ਚ ਵੀ ਤੇ 2D 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਲੀ ਸਕੁਅਰ u by ਕਰਲੀ x², 1/c, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 2D 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਹੀਟ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਪਲੇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ del ਸਕੇਅਰ u ਵੀ ਲਿਖ ਲਈਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ 1D 'ਚ ਆ 2D 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ये सारिਆਂ 'ਚ ही हो सकती है। इन जनरल आप चलो 3 च ही मानते हैं ना, इस तरह करके लैपलेस इक्वेशन। सो तिन्ने इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। नैक्सट टाइम इन्हों कुछ भी आ सकता, इंपॉर्टेंट आ तिन्ने। सो अपने को की कह रहे सी यू की थां वी लिख दें, चलो वाई लिख दें, कुछ भी लिखी जाना, कोई फर्क नहीं पैंदा। दो वेरीएबल चाहिए अपन तो, चलो टाइम हो जां कुछ मर्जी हो। आप देख लिया दोनों स्केयर वाले है, बस दोनों स्केयर वाले अपने आही है ना, सी स्केयर इधर लै जाओ इधर लै जाओ, कॉन्सटेंट ही होता, कोई फर्क नहीं पैंदा। सो दिस इज़ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन अपने को इस फॉर्म च भी लिख लेंगे आ। यू नूं कुछ मर्जी लिखी जाओ, दो आपां नूं चाहिए बेसिकली। टी ते एक्स लै ले इन्होंने, अपने को भी टी ते एक्स ही सीगे, यू की थां ते वाई लिखता इन्होंने बस। सो ये आ गया अपने को। फिर नैक्सट है द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ न्यूटन रैप्सन मैथड। तो यदा ऑर्डर होंगे अपने को 2। ये अपने को 3-4 रिजल्ट है स्टैंडर्ड, तुम सारे याद रख सकते हो। बाईसैक्शन मैथड डायरैक्ट यदा ऑर्डर पूछ लिया जाता, वह ऑर्डर 1 आ। रेगुलर फॉल्सी मैथड, वह भी ऑर्डर 1 आ। सीकेंड मैथड 1.618 जिन्हों गोल्डन रेशो भी कहते हैं, यह भी आ जाता भी किहड़े मैथड का जिहड़ा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आ गोल्डन रेशो होंदा, सीकेंड मैथड। तो लास्ट है फिर अपने को आही न्यूटन रैप्सन मैथड। यदा ऑर्डर कितना अपने को 2 आ, यदा ऑर्डर 2। इस तो अलावा पूछ सकते हैं भी फास्टैसट रेट ऑफ कन्वर्जेंस की दी है, तो फास्टैसट है जी सब तो ज़्यादा जो तेज कन्वर्ज करता न्यूटन रैप्सन मैथड करता। ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द मैथड ऑलवेज कन्वर्जिस, तो पहले दो आ जोड़े ऑलवेज कन्वर्ज करने, ये भी याद रख सकते। इन्हों चो आ सकता कोई भी MCQ डायरैक्ट ही बन के। तो बाईसैक्शन मैथड तो रेगुलर फॉल्सी मैथड ये ऑलवेज कन्वर्ज करते, ठीक है, बाकी ऑलवेज नहीं करते। सो ये तुसीं याद रखना है। फास्टैसट हैगा न्यूटन रैप्सन तो प्लस इन्हों के ऑर्डर याद रखो। बाकी ये भी आ सकता कि न्यूटन रैप्सन मैथड कदों फेल होंदा, जो डेरीवेटिव 0 आ जाए, जो उस पॉइंट पर जोड़ा अपना रूट आ वो नेबरहुड च कोई पॉइंट आ वह जो डेरीवेटिव आ उस पॉइंट पर 0 आ जाए। ये भी आ सकता न्यूटन रैप्सन मैथड कदों फेल होंदा। सो ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मैथड 2 आ गया। फिर नैक्सट देखो ये हुण अपने को नैक्सट कुछ ऑपरेटर होंगे आ, ये आप सारे डिस्कस कर लेंगे हैं। एक होंदा फॉरवर्ड ऑपरेटर, इन्हां चों कोई भी क्वेश्चन बन सकता, जिन्हों इस तरह आप रिप्रजेंट करते हैं, डेल नाल कह सकते हो। ये की करता देखो, मान लो कोई फंक्शन अपने को f(x), तो यदा फॉर्मूला f(x + h - f(x)। जे h कुछ नहीं दिता तो आप 1 कंसिडर कर लेने हैं, जे h कुछ नहीं गिवन तो कंसिडर इट 1। सो ये बन जाता f(x + 1 - f(x), ये फॉर्मूला है। फिर बैकवर्ड ऑपरेटर भी हैगा, मान लो गेन कोई फंक्शन अपने को, तो यह की करूँगा f(x - f(x - h)। अगेन जे h नहीं दिता तो 1 कंसिडर कर लाँगे। फिर अपने को शिफ्टिंग ऑपरेटर भी होंदा, ई ना रिप्रजेंट करते हैं, वो की करता बस कला शिफ्ट ही करता। f(x) नूं की बनाता f(x + h)। अगेन h नहीं दिता तो 1 मान लाँगे। फिर इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर, ये f(x - h) कर देना। सो हुण आपां अपने क्वेश्चन ते आने कि किहड़ा पुछया सीगा आपां नूं नैक्सट टाइम कोई भी पूछ सकदे इन्हां चों। इस बार आपां नूं फॉरवर्ड ऑपरेटर वाला पूछया होया, 2 बार करना होता आपां नूं, सिंगल भी नहीं 2 बार क्या होया। आपां नूं आ पूछया देखो, फॉरवर्ड ऑपरेटर लाना 2 बार। तो पहले 1 बार लाने, चलो पहले 1 बार लाने। तो की करता सीगा f(x + 1 - f(x), e(x + 1 - e(x), इस तरह बन गया। e⁻x ले लेने कॉमन, आ बन गया। हुण ये दोबारा लगाने, ठीक है ना। हुण ये फिर लगा दो, ये सारे तो दोबारा ला दो, 2 बार लाना।
ਆ e-1 ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ x ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ e⁻x + 1 - e⁻x, e⁻x ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ del ex, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, e⁻x e-1 ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਹ। ਸੋ e⁻x e-1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਬੈਕਵਰਡ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ +1 ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਐਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ +1 ਹੀ ਆ ਬਸ। ਇਨਵਰਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 1 + ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, 1 - ਬੈਕਵਰਡ e ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ 1 + del × 1 - this, ਤਾਂ ਆ e ਬਣ ਗਿਆ, e ਇਨਵਰਸ 1 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਾਫੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर i। ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x, y ਐਂਡ y' ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਮ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਈਲਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਹ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ y ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, fy - d/dx fy'। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x, ਜੇ x ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ x ਦਾ ਵੀ y ਦਾ ਵੀ y' ਦਾ ਵੀ। ਜੇ x ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ y ਤੇ y' ਦਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? f - y' fy' = 0। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ x ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ = 0। ਇੱਥੇ ਸੱਚ =c ਹੈ, =c ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ =0 ਆ, ਇੱਥੇ =ਸਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ c। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਾਲ f ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ F ਵੀ, -y' fy' ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ f ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y'। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ, x ਹੈਗਾ ਹੀ h, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ fy - d/dx fy' = 0। ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਓਡੈਸਿਕਸ ਔਨ ਅ ਪਲੇਨ ਆਰ। ਜਿਓਡੈਸਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਕਰਵ, shortest curve on a surface connecting two points। डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी सरफेस ते सब तो छोटी कर्व, सब तो शॉर्टेस्ट कर्व जिहड़ी है 2 पॉइंट्स नूं जॉइन करे। तो प्लेन ते इस तरह की किहड़ी हुंदी है? कोई भी कर्व, कोई अपने कोल प्लेन आ, 2 पॉइंट्स नूं जॉइन करने वाली सब तो छोटी कर्व एक लाइन ही होगी, स्ट्रेट लाइन हुंदी है। ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन। स्फीयर ते भी पूछ सकते सीगे, नैक्सट टाइम आ सकता जियोडेसिक्स ऑन स्फीयर। तो वो होंगे अपने कोल ग्रेट सर्कल्स, उत्थे आना सी ग्रेट सर्कल्स। हो सकता नैक्सट टाइम ये आ जाए। प्लेन ते स्ट्रेट लाइनस आ, स्फीयर ते ग्रेट सर्कल्स ਜਾਂ ਸਰਕਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਕਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੋਲਟਰਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਫ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ।
फ्रेडहोम इंटैग्रल इक्वेशन, डायरैक्ट क्वेश्चन बन जाता इन्हां चों, तो वोल्टेरा इंटैग्रल इक्वेशन। सारा कुछ सेम रहना इन्हां च, सिर्फ इनू फर्क पैना। देखो जे तो अपनी इंटीग्रेशन हैगी है ए तो एक्स, जे तो हैगी है ए तो एक्स, दैन दिस इज वोल्टेरा इंटैग्रल इक्वेशन। जे हैगी अपनी ए टू बी यानी कि दोनों ही कॉन्सटेंट आ, फिर हैगी आओ फ्रेडहोम इंटैग्रल इक्वेशन। दो तरह की इक्वेशन है इंटैग्रल इक्वेशन। सो अपनी कितनी है देखो, अपन नूं कह रहे आ वोल्टेरा कदों होगी, ए तो एक्स, ए कॉन्सटेंट होगा तो उपर वाला की होगा वेरीएबल, ए कॉन्सटेंट बी इज वेरीएबल, ऑप्शन नंबर सी। सो आ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ, नैक्सट टाइम हो सकता फ्रेडहोम पूछ लैन। तो उदों दोनों ही कॉन्सटेंट होने चाहिए ए टू बी, वोल्टेरा वेले ए टू एक्स आ कॉन्सटेंट होवे, आ अपना अपर लिमिट वेरीएबल होवे। फिर नैक्सट शॉर्टेस्ट कर्व जॉइनिंग टू फिक्सड पॉइंट्स इज, तो स्ट्रेट लाइन होंदी है, जे कोई दो फिक्सड पॉइंट आ तो सब तो छोटी कर्व जिहड़ी उन्होंने जॉइन करूगी स्ट्रेट लाइन। इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्मूथ curve joining two fixed points A and B under gravity starting from rest from A, the form of path in order that the time from A to B is minimum। तो इस तरह की जो भी ये पाथ बनता होंगे, ये अपने को ना ब्रैचेस्टोक्रोम प्रॉब्लम होंगी है, वो दी डेरीवेशन होंगी है, ये ऐ भी पूछ सकते हैं भी ये सारी रिजल्ट नूं की कहंदे है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ, ब्रैचेस्टोक्रोम प्रॉब्लम आ, ये ड्राइव किया होया भी किवें आंसर आता। यदा आंसर तुसीं डायरैक्ट याद रख सकते हो जी साइक्लॉइड, कि जदों कोई पार्टिकल आ अंडर ग्रैविटी मूव कर रहा रेस्ट तो मिनीमम टाइम लवे तो किहड़ा पाथ फॉलो करूगा अंडर ग्रैविटी, ये ध्यान रखना। तो वह हुंदा साइक्लॉइड, साइक्लॉइड अपने को। फिर नैक्सट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन स्पेस। कोई रिजिड बॉडी आ वो फ्रीली मूव कर रही है स्पेस च, तो किन्ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होणगे, किन्ने इंडिपेंडेंट या जनरलाइज्ड कोआर्डीनेट्स होणगे उन्होंने एक्सप्रैस करने लई। तो ये देखो अपने को हुंदे आ तीन कोआर्डीनेट्स हुंदे आ ट्रांसलेशन वाले, ते तीन हुंदे आ रोटेशनल वाले। स्पेस विच तीन अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम हुंदे आ ट्रांसलेशन वाले, ते तीन हुंदे आ रोटेशनल वाले। तो टोटल 6 बन जाते हुंदे किसी भी रिजिड बॉडी दे। सो 3 + 3 6 डायरैक्ट आंसर है स्पेस विच। सो इस अलावा आप जो ब्रैचेस्टोक्रोम प्रॉब्लम की है, यदा एक तो डायरैक्ट रिजल्ट याद रखना कि कोई भी जो पार्टिकल अंडर ग्रैविटी मूव कर रहा तो किहड़ा पाथ फॉलो करूगा साइक्लॉइड। यदि मैथीमैटिकल इक्वेशन भी आप याद रख सकते हैं, बिकॉज हो सकता नैक्सट टाइम मैथीमैटिकल इक्वेशन की फॉर्म क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अपने को डायरैक्ट रिजल्ट आ x = r θ - sin θ। इक्वेशन है दी पैरामीटर इक्वेशन आ, ये साइक्लॉइड नूं रिप्रजेंट करती हैं। दीज आर द पैरामीटर इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। तो आप याद रखना जो कोई पार्टिकल अंडर ग्रैविटी मूव करता, ये प्रॉब्लम का नाम भी पूछ सकते हैं। इनू ये ड्राइव किया होया प्रॉपर है कि साइक्लॉइड ही क्यों बनया। आइलर इक्वेशन लगा के जी आप पिछे आइलर इक्वेशन की एक्सट्रीमम फंक्शनल के एक्सट्रीमम वाली कंडीशन, वो आइलर इक्वेशन कहते हैं उन्होंने, वो लगा के प्रॉपर ड्राइव होया हुआ। सो प्रॉब्लम का नाम याद रखो, साइक्लॉइड दी मैथीमैटिकल इक्वेशन याद रखो, तो पाथ तो याद रखना ही है। सो नैक्सट फिर द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विद वन ऑफ इट्स पॉइंट्स फिक्सड। तो रिजिड बॉडी अपने को जिहदा एक पॉइंट फिक्स आ, देखो जिवें आप पिछे किया वो भी रिजिड बॉडी वाला किया कि जो फ्रीली मूव कर रही सी स्पेस च, तो 3 ट्रांसलेशन वाले कोऑर्डिनेट सी, 3 अपने को रोटेशनल वाले सी, क्योंकि किते भी वो जा सकती सी। बट जे हुण उहदा एक पॉइंट फिक्स करता तो ट्रांसलेट तो कर नहीं सकती वो, तो ट्रांसलेशन वाले कोऑर्डिनेट तो इत्थे नहीं होणगे क्योंकि पॉइंट फिक्स आ, ना तो एक्स वाल जा सकती है, ना वाई वाल, ना जैड वाल, फिक्स आ वह पॉइंट। बट रोटेट जरूर कर सकती है। तो 3 इत्थे किहड़े बचणगे, 3 रोटेशनल वाले जिहड़े अपने कोल कोऑर्डिनेट्स आ वो जरूर बचने। सो इत्थे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किन्ने आ जाने अपने कोल 3 आ जाने। नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मतलब इसे नूं ही आपां नूं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहंदे आ, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यही हुंदा अपने कोल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इत्थे आ जाएंगे 3। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ। जे तो कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रही है स्पेस फिर तो 6 होंगे है। जे उही रिजिड बॉडी का एक पॉइंट आप फिक्स कर दीए तो ट्रांसलेट नहीं कर सकती, किसी भी एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट नहीं कर पाओगी, तो सिर्फ 3 रोटेशनल ही रह जाएंगे। दैन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर 3। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया।